हाइट एंड डिस्टेंस में आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभी ये क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60. When he retreats 20 meters from the bank, he finds the angle to be 30. Find the height of the tree and the breadth of the river. अब ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ऐसे लंबे क्वेश्चन हो, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने में हमें मैं समझता हूं 1 मिनट से ज्यादा ही लगा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस इसको हम एक बार पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कई बार क्या है, एक बार पढ़ने में ये समझ में नहीं भी आता है। पॉसिबल है तो देखिए अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आता है एक बार में, तो आप उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, ठीक है। मोरओवर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है, मैं वो फॉर्मेट भी बताऊंगा। प्लस ऐसे जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट काफी लंबा हो तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज, आप इस क्वेश्चन को जो है स्प्लिट कीजिए, ठीक है ना। आप एक पूरी रोटी मुंह में नहीं डालते हो, उसको बाइट बाय बाइट खाते हो, ऐसे है ना। तो ऐसे ही इसको भी बाइट बाय बाइट यानी छोटे छोटे चंक्स में हम इसे पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मेरा डायग्राम बनते जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे इजी हो जाएगा। तो पहली चीज डायग्राम बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको चंक्स में, है ना, छोटे छोटे बाइट्स में पढ़ूंगा। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो हम इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए एक रिवर है, अब इसके किसी एक बैंक में एक इंसान खड़ा है ना, एक व्यक्ति खड़ा है। A person is standing, observes that, अच्छा वो वहां पे खड़ा है, यहां पे मान लेते हैं एक मैन खड़ा है और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक, ठीक है। देखिए इसमें फुल स्टॉप कॉमा कहां है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मुझे जितना फ्रेज समझ में आता है मैं उतने फ्रेज के हिसाब से, जैसे कि सबटेंड द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री, कोई एक ट्री है वो कोई एक एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा वो ट्री कहां पे है, ऑपोजिट बैंक में, ठीक है। तो मैन यहां पे खड़ा है तो ऑपोजिट बैंक में क्या है, एक ट्री है ना, ये ट्री हो गया हमारा। अच्छा अब आपको बोला है कि ये जो ट्री है ये कितना एंगल बना रहा है, ये ट्री जो है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो दिस एंगल इज 60, ओके। अच्छा आगे बोला है व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, इस बैंक से वो 20 मीटर पीछे जाता है, ठीक है। अब ये m हम हटा देते हैं, हमें मालूम है यहां पे मैन था, इस ट्री को भी हम हटा देते हैं, मुझे मालूम है ये ट्री है। अच्छा यहां से वो 20 मीटर पीछे चला गया, ठीक है। व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द एंगल टू बी 30, जो एंगल उसे 60 मिल रहा था अब वही एंगल इसे 30 मिल रहा है, ठीक है। जो एंगल इसे 60 मिल रहा था वो अब उसे 30 डिग्री मिल रहा है। अब आपको पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे इस ट्री की हाइट निकालनी है, एंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। अब रिवर जैसे एक बैंक ये है दूसरा बैंक ये है, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, यही जो है रिवर की ब्रेथ होगी। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमें इसमें निकालना क्या है। अच्छा यहां पे इस ट्राइंगल में हमारे पास गिवन क्या है, सिर्फ ये, ठीक है। प्रीवियस क्लास में जो हमने समझा था उसमें हमारा डायग्राम जो है कुछ इस टाइप का बन रहा था, ठीक है। आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें डायग्राम हमारा समवॉट इस टाइप का बनेगा, ठीक है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, लाइक स्पीड ऑफ अ कार, एक कार की स्पीड निकालनी है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई बार पूछा भी गया है। उसका भी डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, वो भी हम आगे चल के समझेंगे। अब इस क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है तो इसको मैं साफ कर देता हूं। अब डायग्राम तो हो गया, अब इसको कुछ नाम दे देते, लेट्स से दिस इज एंगल ए, दिस इज लेट्स से बी, दिस इज सी, दिस इज डी, है ना। ये जितने ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं सबको हमने नाम दे दिया। अब ये बी सी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, है ना। ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं, देखिए मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको स्टेटमेंट में लिखनी है। लाइक लेट द हाइट बी एच, ठीक है, लेट द विड्थ बी एक्स एंड सो ऑन, है ना। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन होता है, और प्रेजेंटेशन जितना नीट एंड क्लीन होगा आपके मार्क्स उतने अच्छे आपको मिलेंगे।
तो प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान रखना है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। अब देखिए ट्राइंगल, पहले हम ये ट्राइंगल देखते हैं, लाइक BCD, ठीक है, इसको देखें तो इस ट्राइंगल को देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो इसको भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, ये ट्राइंगल है मेरे पास। अब देखिए यहां पे मुझे निकालना क्या है, अब निकालना तो दोनों ही है, H भी निकालना है और X भी निकालना है। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, तो देखिए इस ट्राइंगल में ये DC साइड आ रहा है और इस छोटे ट्राइंगल में भी ये DC साइड आ रहा है, तो कॉमन जो है वो H है, कॉमन पॉइंट इज H। मुझे निकालनी दोनों ही चीजें, तो मैं क्या करूंगा, DC इज द कॉमन पॉइंट, तो मैं इस DC को जो है न्यूमरेटर में रखूंगा। और ऐसे क्वेश्चन में बताऊं, आप कैसे भी सॉल्व कीजिए, आंसर आना ही है। ओके, आप अगर मतलब जैसे मैंने कैसे भी सॉल्व कीजिए, मेरा मतलब यह है कि जैसे मैं DC अपॉन BC करूं, अदर वे राउंड BC अपॉन DC करूं, है ना, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये है कि मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले ठीक से लगाने, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पे मैंने जैसे कि DC इज कॉमन, तो DC अपॉन BC देख लिया, ये क्या रेशो है। तो इन ट्राइंगल BCD, DC जो है, देखिए ये एंगल है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और एंगल के साथ ये हो गया बेस, तो P अपॉन B 60, आई एम सॉरी, tan थीटा होता है, तो हमने tan 60 लिख लिया, इतना हो गया। अब BC हमारे क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, और BC हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, लेट द हाइट बी H एंड विड्थ ऑफ द रिवर बी X, ये चीज मेंशन करनी थी। तो H अपॉन X हमें मिल गया tan 60, tan 60 होता है √3। तो अब H और X के बीच में देखिए यहां पे दो अननोन क्वांटिटी है ना, H और X, तो इनके बीच में मैं एक रिलेशन निकाल लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ जो दो अननोन क्वांटिटीज हैं उनके बीच में रिलेशन निकालना होता है, तो मैं यहां पे H इज इक्वल टू X अंडर √3 लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। ठीक है, अब इस छोटे ट्राइंगल का काम तो हो गया, अब इस बड़े ट्राइंगल पे आते हैं, दैट इज ACD। इन ट्राइंगल ACD अब किसको लिया जाए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमन क्या था हमारे पास, BC, तो हम इस ट्राइंगल में भी DC अपॉन ये पूरा साइड AC कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा DC अपॉन पूरा साइड AC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। DC इज व्हाट, H, AC हमारे पास कितना है, AC हमारे पास है 20 मीटर्स प्लस X, तो इस मीटर को हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, यूनिट है वो, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो 20 प्लस X हम लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यहां पे समझाने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan ऑफ 30, और बेस यहां पे क्या हो जाएगा, X प्लस 20, सो दिस बिकम्स tan ऑफ 30 यानी कि 1 अपॉन √3, ये हो गया। चलिए इस डायग्राम की अब हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा H इज इक्वल टू 20 प्लस X, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस X होल अपॉन √3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 कहता है H इक्वल्स टू X √3 और इक्वेशन नंबर 2 ये कहता है, तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनको हम इक्वेट कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये X √3 ये भी H के इक्वल है, वो भी H के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब X √3 किसके इक्वल होना चाहिए, 20 प्लस X अपॉन √3 के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा X √3 इंटू √3, जिसको कि हम √3 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 3x, है ना, √3 इंटू √3, रूट हट जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, इस x को यहां शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, यानी कि 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, x आ गया हमारे पास 10। x क्या था, विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ ऑफ द रिवर
10 मीटर्स मिल गया। 10 मीटर्स मेरे को विड्थ मिल गया। मुझे हाइट निकालनी थी। हाइट हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 में सीधे सीधा है, h इक्वल्स टू x√3। देयरफॉर हाइट कितना हो जाएगा, x हमने 10 निकाला था, तो हम लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय √3 मीटर्स। √3 की वैल्यू चाहे तो 1.73 पुट कर दीजिए, हो जाएगा 10 इंटू 1.732, ये हो जाएगा 17.32 मीटर्स। तो डेसिमल में अगर आंसर निकालना है तो 17.32, और अगर सिर्फ रूट में ही चाहिए तो 10√3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, इसमें भी देखिए कॉन्सेप्ट वही था, जो कॉमन है हमने उसको इक्वेट किया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टैंजेंट इज 5/12। अब देखिए ये क्वेश्चन, सच दैट इट्स टैंजेंट इज 5/12, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं। देखिए ये मान लीजिए ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर, ठीक है, अभी इस ग्राउंड में मान लीजिए कहीं पे ये एक टावर है। अब इस टावर का है ना, एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट, है ना, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे जब हम नीचे से इस टावर को देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए थीटा है। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन डिग्री कितनी है नहीं बताया, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ नहीं दिया, बस इतना बोला है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी है उसका टैंजेंट यानी कि tan थीटा कितना दिया हुआ है, 5/12। ये बस आपको बताया हुआ है कि ये टावर है, इसको मैं किसी एक पॉइंट ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से देखता हूं, और जब मैं इसे देखता हूं तो वो एक एंगल बनाता है थीटा, और वो थीटा एंगल ऐसा है कि उसका अगर मैं tan निकालूं तो वो मुझे 5/12 मिलेगा। ठीक है, माने ये 30-60 ऐसा कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, कोई ऐसा एंगल है जिसका टेंजेंट अगर हम देखें तो वो 5/12 होना चाहिए। अच्छा, अब आपको बोला ऑन वॉकिंग 190 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर। अब इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, हम टावर की तरफ मूव करते हैं 192 मीटर्स। मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गया 192 मीटर्स। इस पॉइंट पे हम खड़े हो गए, ठीक है, 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अब 192 मीटर इस टावर के पास चलने पे जब इस टावर को दोबारा देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे मान लीजिए, अब यहां तो थीटा मिल रहा था तो यहां पे मान लीजिए कुछ और मिल रहा है, लेट्स से 5। आप अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। तो ये जो tan phi है, आपको बोला एंगल ऑफ एलिवेशन इज सच दैट कितना है, उसका टेंजेंट कितना है, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। 192 मीटर्स चलने के बाद हम फिर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन इस प्रकार से होता है कि उसका टेंजेंट मुझे 3/4 मिलता है। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है, चलिए ये तो साफ हो गया। अब सबसे पहले तो नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है, ये एंगल 90 है। ये डायग्राम एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए फ्री हैंड बनाया है। अब यहां पे मुझे देखिए हाइट ऑफ द टावर निकालना है। सो दिस इज h, इस डिस्टेंस को मैं x अज्यूम कर लेता हूं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जिसमें डायग्राम इस टाइप का बने, ठीक है। तो उस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ये देखा जाए तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज का, जैसे उसमें क्या हुआ था कि वो 20 मीटर इधर मूव किया था, बस क्वेश्चन पढ़ के मुझे इस चीज का ध्यान रखना है। वो 20 मीटर दूर चला था, यहाँ पे 192 मीटर पास मीटर जो है पास में चल रहा है ना। बाकी क्वेश्चन सेम वही का वही है, क्योंकि डायग्राम वही बनना है, ठीक है। तो कंसेप्ट वही रहेगा, दोनों में देखो h कॉमन है। ऐसे डायग्राम्स में हमेशा ये जो DC, ये जो हाइट है, ठीक है, ये कॉमन आता है। तो हम वही कर लेते हैं, ट्राइंगल ACD और BCD, कोई भी ट्राइंगल हम पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो हमारे पास DC अपॉन AC ये हो जाएगा tan थीटा,
यहां पे मैंने tan इसलिए लिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दोनों एंगल्स के सिर्फ tan दिए हुए हैं। हालांकि मेरे पास tan है, तो हमने ट्रिगोनोमेट्री जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको tan थीटा दिया हुआ है तो मैं sin थीटा, cot थीटा, cos थीटा कुछ भी कैसे निकालूं। लेकिन हम कोशिश करेंगे, टेंजेंट दिया है तो हम टेंजेंट के फॉर्म में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो DC हमारे पास क्या है, h है, और AC हमारे पास है x प्लस 192, और ये tan थीटा कितना हो जाएगा 5/12। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखते हैं। फाइन। अब ट्राइंगल BCD ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD, अब देखिए इस ट्राइंगल में भी DC हाइट हो गई और BC, देखिए क्वेश्चन तो हम वही कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो BC अपॉन BC क्या हो जाएगा, tan phi, और tan phi कितना दिया हुआ हमें 3/4। तो DC हमारे पास h है, BC हमारे पास x है, इज इक्वल टू 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए, अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो क्वेश्चन में मुझे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि मुझे ये h चाहिए। तो देखिए यहां पे दो वेरिएबल्स है, HB और XB है, मुझे सिर्फ इस x को हटाना है। ध्यान रखना, मुझे x को हटाना है या फिर यहां से x हटाना है। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 192 है, इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन ये जो है फिर भी इजियर इक्वेशन है। यहां पे मैं क्या करूंगा, देखिए मैं वैल्यू दोनों की निकाल सकता हूं, h इज इक्वल टू 3/4x या फिर x इज इक्वल टू 4/3h, ठीक है ना, वैल्यू दोनों की निकाल सकता हूं। लेकिन मुझे वैल्यू निकालनी किसकी, h की, x की। देखिए यहां पे एक समझने वाली बात यह कि अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मुझे वैल्यू h की निकालनी है, तो यहां से मैं h की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दूं। नहीं, अगर मुझे वैल्यू फाइनली मुझे h निकालना है, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल के पुट करूंगा तो मुझे h मिलेगा। रूल याद रखना, यहां से अगर मैंने x की वैल्यू निकाल के इधर पुट की तो मुझे h मिलेगा, यहां से मैंने अगर h की वैल्यू निकाल के इधर पुट की तो मुझे x मिलेगा। माना हमेशा ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये 4 और h हो जाएगा और 3 और x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 4h/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 अगर डालते हैं तो x क्या है, 4h/3। उस x की वैल्यू में इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, ठीक है, तो मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने देखा, देखो अभी आप देखोगे कि आपको इससे h की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमने वैल्यू किसकी निकाली, x की, ठीक है। तो रूल हमेशा याद रखना, अगर आप जो भी वेरिएबल निकालोगे उसके अलावा जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आएगी। तो क्योंकि मैंने x की वैल्यू यहां पे निकाली तो फाइनली मुझे h की वैल्यू मिलेगी। x की जगह हम क्या रख देंगे, 4h/3 प्लस 192 इज इक्वल टू 5/12। अब मुझे सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे देखिए ये 3 इधर इंटू हो जाएगा, होल अपॉन 3 था, है ना, यहां नीचे हमने एलसीएम ले लिया, होल अपॉन 3 था। अब इस 3 को हम ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप इस पूरे को ब्रैकेट में डाल के इस पूरे को दूसरी तरफ ही भेज दो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी, आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, तो कैलकुलेशन पार्ट वो आपके हाथ में है। तो हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 12 जो है h के साथ आ जाएगा, 12h बन जाएगा। ये 5 जो है इसके साथ आ जाएगा, तो 5 4h/3 प्लस 192 ये मुझे मिलेगा, ठीक है। बाकी आप ऐसे एलसीएम लेके 3 को ऊपर लाके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे भी कर सकते थे। अब ये हो जाएगा 5 4 20, ये आ गया। अब ये दोनों h एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 12h माइनस 20h/3 इज इक्वल टू 960। एलसीएम ले लेंगे, 12 3 36 माइनस 20h/3 इज इक्वल टू 960। इतना समझ में आ गया। 20 माइनस 36 ये हो जाएगा 16/3 इज इक्वल टू 960। ये हो गया।
यहां पे कर लेते हैं। तो 3 को यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16h इज इक्वल टू 960 इंटू 3। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये जो 16 है इसको हम यहां पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 960 इंटू 3 अपॉन 16। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे मैंने ये 960 को 3 से इंटू नहीं किया, और एक सिंपल सी बात आपको कहना चाहता हूं कि ये बात हालांकि मैं मेंसुरेशन टॉपिक जब कराऊंगा उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगा। कैलकुलेशन आपको अगर जैसे ये इंटू दिस ऐसे मिलता है, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, उसको तब तक सॉल्व मत कीजिए जब तक आपको एक्चुअली में उसकी जरूरत ना पड़े। जैसे यहां पे देखिए ये 5 इंटू 192 हमें करना ही था, ठीक है ना। 5 आप चाहते तो इस 960 के बजाय इसको 5 इंटू 192 भी एज इट इज लिख के छोड़ सकते थे, मैंने उसको लिख दिया। बट हाँ ठीक है मुझे मैंने आपको वहां पे ये बात बताई नहीं, क्या है कि हम जैसे यहां पे मैंने 960 कर लिया, 5 इंटू 190 जो है 192 जो है 960 कर लिया, उसके बाद मैंने यहां पे इंटू 3 भी कर दिया। अब देखिए यहां पे एंड ऑफ द डे मुझे आके सबको कैंसिल करना ही है, तो पहले ही अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो मुझे कैलकुलेशन जो है करना इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करेंगे कि जो सिंप्लीफिकेशन वाला काम है वो क्वेश्चन में कोशिश करेंगे एकदम एंड में करें, इससे मेरा टाइम बहुत सेव होता है। अब जैसे वहां मैंने इंटू किया, मान लीजिए मुझे उसमें 5 सेकेंड भी लगे, यहां पे मैं इंटू करता हूं इसमें मुझे 5 सेकेंड लगते हैं, और बीच में और 5-6 जगह मुझे मान लीजिए इंटू करना पड़ा, 5 सेकेंड भी अगर लगते हैं, और 5 या 6 जगह तो कितना ऑलमोस्ट आधा मिनट तो हमने ये कैलकुलेशन के पार्ट में ही जो है लगा दिया, और लास्ट में मुझे कैंसिल करना था। उससे अच्छा मैं लास्ट में अगर कैंसिल करता तो मेरा बहुत सारा टाइम सेव हो गया होता, ठीक है। तो हमें टाइम जो है सेव करना है, तो 16, अब जैसे 16 6 जा 96, तो 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 180 मीटर्स, ये हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ द टावर 180 मीटर्स, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस a एंड b, ठीक है, मीटर्स फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √ab मीटर्स। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये एक टावर है और इस टावर की ये बेस लाइन हो गई, ठीक है। अब आपको बोला है कि 2 पॉइंट है उसकी बेस की लाइन में, है ना, ये कोई भी 2 पॉइंट है। अब आपको बोला है ये जो पॉइंट है इस टावर के बेस से a मीटर्स के डिस्टेंस पे है, और ये जो पॉइंट है ये टावर के बेस से, ये जो टोटल डिस्टेंस है टावर के बेस से यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस b मीटर्स है, आपको ये कहा गया, ठीक है। एक a मीटर की दूरी पे है, दूसरा b मीटर की दूरी पे है, सेम स्ट्रेट लाइन में। आपको बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, माना इस पॉइंट से मैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लेता हूं, और इस पॉइंट से भी मैं इस टावर का एलिवेशन लेता हूं, तो ये जो एंगल मिलते हैं ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 का डिफरेंस है, ठीक है, 90 का एंगल नहीं, आई एम सॉरी, 90 का डिफरेंस है। मतलब अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये कहा गया है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए इस क्वेश्चन को अब साफ कर देते हैं, और आपको आगे बोला प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √ab मीटर्स। देखिए मैं यहां पे फिर से बनाता हूं, ये बेस लाइन है, ये टावर है, ये एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है a, ये एक पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस टावर के बेस से है b, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें अगर ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है, तो मुझे सिर्फ ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया होता था, मुझे ये निकालना है, नहीं तो ये निकालना है, ये क्वेश्चन होता था। लेकिन यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस भी दिया है और ये टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको टावर की हाइट प्रूव करनी है। अब देखिए प्रूव करना है तो इससे हमें डरना नहीं है,
एक दिमाग में बैठ जाता है कि प्रूफ वाला क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट होगा आपको। ये दो डिस्टेंस के अलावा बोला है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या, मैं एक बार आपको और डिटेल में बताता हूं। सपोज ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है, या फिर अल्फा और बीटा। तो बोला है कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे 90 मिलना चाहिए। इसका मतलब फाई कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, है ना। थीटा को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो इस फाई की जगह हमने क्या किया, 90 माइनस थीटा लिख लिया। बस यही बात मैं कहना चाह रहा था। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो वो देखते हैं। अब देखिए यहां पे इसको हमने नाम ए बी, लेट्स से दिस इज डी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, BC अपॉन BC क्या हो जाएगा, tan। ठीक है, अभी तक करते आ रहे हैं, ये हो जाएगा tan थीटा। BC क्या है हमारे पास, H है, तो हम इसको लिख सकते हैं H, BC इज H। BC कितना है हमारे पास, A, तो H अपॉन A इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, अब बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं DCA या फिर ACD, इन ट्राइंगल ACD, ये हम लिख लेते हैं। अब देखिए ACD में अगेन DC अपॉन AC क्या हो जाएगा, ये tan ये वाला एंगल यानी कि 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई। अच्छा, DC मेरे पास कितना है, DC मेरे पास H है, अपॉन AC मेरे पास कितना है, देखिए AC टोटल मेरे पास A है, सॉरी B है। A तो इतना डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस जो है B हमें दिया हुआ है, तो ये हो गया B इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। ठीक, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। इतना हो गया। अब मुझे करना कुछ नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेना था, मैंने लिखा नहीं, तो ये आप लिख लीजिए। अब मैं दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2। अब देखिए मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका रीजन है, देखिए मुझे अंडर रूट ए बी प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है, देखिए इसको भी हम समझते हैं, मुझे h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्रूव करना है। अब इसको मैं अगर रूट को हटाता हूं तो यहां पे क्या मिल जाता है मुझे, h स्क्वायर। बात समझ में, मुझे प्रूव करना था अंडर रूट ए बी, h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अगर मैं रूट हटाता हूं तो मुझे h स्क्वायर मिलता है। अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, यहाँ पे h स्क्वायर तभी मिलेगा जब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करता हूं, तो h इंटू एच क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया, है ना। मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो h अपॉन a है यहाँ पे, h अपॉन b है यहाँ पे, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। दिस मस्ट बी इक्वल टू h अपॉन a tan थीटा था और h अपॉन b हमारे पास cot थीटा था। तो tan थीटा इंटू cot थीटा हमें मालूम है 1 होता है। क्यों, देखिए या तो cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर tan को आप लिखो sin अपॉन cos, cot को लिखो cos अपॉन sin, ठीक है। sin अपॉन cos, tan थीटा हो गया, cot क्या है, cos अपॉन sin। तो sin sin कैंसिल, cos cos कैंसिल, 1 बचेगा। तो यहां पे tan इंटू cot हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे h इंटू एच हो जाएगा h स्क्वायर, नीचे a इंटू बी हो जाएगा ए बी, है ना। ए बी को हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। स्क्वायर को जब मैं यहां से हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो सिंपल था ये क्वेश्चन।